गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जनरल साइंस का सेशन है, जनरल साइंस का सेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं। एज यू ऑलरेडी नो, आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। लाइक अगर बात करें HSSC की, HPSC की, SSSC की, रेलवेज की अगर हम बात कर लें, वेरियस स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल की एग्जाम्स की बात करें, ठीक है, जो भी स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल एग्जाम्स हैं उनकी बात करें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन, आप खुद को जो है हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं, दैट इज www.edologist.com। आप यहाँ पे खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके लिए। ठीक है, बैंक, SSSC, HSSC, स्टेट लेवल एग्जाम्स, रेलवेज एग्जाम, इनकी कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग जो है वो अवेलेबल है। कोर्सेज की बात करें तो NDA, CDS, एयर फोर्सेस, आर्मी, नेवी। ठीक है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन की आपको जो है ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप वेबसाइट पर जाकर जो है खुद को रजिस्टर कर सकते हैं www.edologist.com पर। गूगल प्ले स्टोर से भी आप जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जब एडियोलॉजिस्ट ई लर्निंग को आप जो है वहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर लिखेंगे तो चौथे नंबर पर जो आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रही है, दिस इज एट नंबर 4। चौथे नंबर पर जो एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, दिस इज आवर एप्लीकेशन। ये जो है हमारी एप्लीकेशन है। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और खुद को रजिस्टर करें। जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं वो आपको जो है यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप जो है खुद को यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपके लिए एक जनरल स्टडी का बैच लेकर आए हैं हम, जनरल स्टडी स्पेशल बैच लेकर आए हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अभी हम जिस बैच की बात कर रहे हैं दैट इज ऑफ 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट्स का है, दैट इज ज्योग्राफी एंड साइंस। ज्योग्राफी और साइंस। ज्योग्राफी के अंदर अंदर जो है हम इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। साइंस की बात करें तो साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, तीनों को डिस्कस किया जाएगा। तो ज्योग्राफी एंड साइंस का एक बैच है। ठीक है, जो अभी आप अगर खरीदते हैं तो आपको सिर्फ 499 में खरीदना होगा। लेकिन अगर आप अभी नहीं खरीदते हैं तो वैसे वो 1000 का है। ठीक है, अगर अभी खरीदेंगे तो सिर्फ 499 में आपको वो आप खरीद सकते हैं। MCQs की फॉर्म में ये बैच चलेगा। MCQs डिस्कस किए जाएंगे, लगभग 9000 से लेकर 10,000 प्लस जो है हम MCQs डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये सेशन आपके लिए। आप चाहें तो उसको खरीद सकते हैं मात्र 499 में। स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को, साइंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट। पानी की जो मैक्सिमम डेंसिटी है, द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट, पानी की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो कहाँ पर होगी। लास्ट वीडियो में डिस्कस हुआ था। लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस करा था वो किया था 4 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर, जहाँ पे जो पानी है उसकी क्या रहेगी, मैक्सिमम डेंसिटी रहेगी। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर। पानी की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। पानी की जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी होगी वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होगी। 4 डिग्री सेल्सियस को अब हमारे पास जो हमारे ऑप्शन है वो केल्विन में गिवन है। ठीक है, 373 केल्विन, 270 केल्विन, तीसरा है 273 केल्विन, 273 केल्विन एंड 269 केल्विन। देखिए जो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। दिस इज द थिंग कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है दैट इज इक्वल टू 273 केल्विन, वो 273 केल्विन के बराबर होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, सिंपल सी बात है, 273 प्लस 4 दैट इज 277 केल्विन। सो हेयर इज द आंसर कि 277 केल्विन इज द राइट आंसर। कि पानी की जो मैक्सिमम डेंसिटी होगी, अधिकतम जो घनत्व होगा पानी का, वो कितना होगा, वो रहेगा 277 केल्विन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है, असर्शन आपको गिवन है। असर्शन ए आपको गिवन है कि आयरन बॉल फ्लोट ऑन मरकरी बट गेट इमर्ज्ड इन वाटर। ठीक है, आयरन की एक बॉल है जो किसके ऊपर फ्लोट कर रही है, मरकरी के ऊपर फ्लोट कर रही है, बट गेट इमर्ज्ड इन वाटर, पानी के अंदर डूब जाएगी। लेकिन अगर मरकरी के अंदर है तो मरकरी के अंदर नहीं डूबती है। ठीक है, ये असर्शन ए है। रीजन आर यहाँ पे आपको क्या कह रहा है
द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन इज मोर देन दैट ऑफ द मरकरी। रीजन ये है कि जो आयरन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो मरकरी से ज्यादा होगी। तो देखिए सबसे पहले हम ये बात बिल्कुल सही है, एजर्शन ए जो आपको गिवन है। आयरन बॉल मरकरी के ऊपर तैर रही है, आयरन बॉल फ्लोट ऑन मरकरी, मतलब कि आयरन की जो डेंसिटी है वो क्या है, मरकरी से क्या है, मरकरी से क्या है, लेस है, कम है। आयरन की जो डेंसिटी है, आयरन की जो घनत्व है मरकरी से कम है, तभी वो मरकरी के ऊपर तैर पाएगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, गेट इमर्स्ड इन वाटर, लेकिन पानी में डूब जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि पानी से ज्यादा रहेगी, आयरन की डेंसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी किससे, वाटर से, और कम रहेगी किससे, मरकरी से। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन रीजन आपके पास क्या गिवन है, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करें, आपेक्षिक घनत्व, सो दिस इज ऑल्सो दी व्हाट, रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी आप बोल लीजिए या फिर आपेक्षिक घनत्व बोल लीजिए, दोनों एक चीज है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी और रिलेटिव डेंसिटी भी, ठीक है, दोनों एक चीज है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन इज मोर देन ऑफ द मरकरी। अब आयरन की जो डेंसिटी है वो तो मरकरी से कम है, तभी आयरन जो है फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ पर रीजन क्या हो गया, कंप्लीटली रॉन्ग हो गया, रीजन तो गलत ही हो गया ना हमारे पास। तो पहला ऑप्शन देखिए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, कि दोनों सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए ट्रू है बट आर फॉल्स है। और लास्ट ऑप्शन है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो देखिए क्या है, ए ट्रू है लेकिन आर क्या है, गलत है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है परंतु आर जो है वो क्या है, गलत रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाई डज एन आयरन नेल फ्लोट ऑन मरकरी व्हाइल इट सिंक्स इन वाटर। सेम, ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए। अब ऑप्शन किस तरीके से घुमाए हुए हैं, बिकॉज इट्स साइंस कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो कॉन्सेप्ट में किस तरीके से ऑप्शंस घुमाता है। ड्यू टू लेस केमिकल इंटरेक्शन ऑफ आयरन विद द मरकरी देन इट विद द वाटर। लोहे की पारे से जो रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति है वो पानी की तुलना में कम होगी, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, डिस्कस हो चुका है, कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है। आयरन इज हैवियर देन वाटर एंड लाइटर देन दी मरकरी, लोहे का भार जो है पानी से अधिक होगा और मरकरी से कम होगा, ये भी कोई जो है रीजन नहीं है। आयरन हैज, तीसरे ऑप्शन की बात कर रहे हैं, आयरन हैज ग्रेटर डेंसिटी देन वाटर एंड लेसर देन दी मरकरी, यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा कि आयरन की जो डेंसिटी है वो पानी से ज्यादा है, पानी से ज्यादा है इसलिए नीचे बैठ जाएगा, मरकरी से कम है इसलिए मरकरी पर क्या करेगा, फ्लोट करेगा, तैरने लगेगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, अ निडल सिंक्स इन वाटर वेयर एज अ शिप मेड ऑफ आयरन फ्लोट ऑन इट। देखिए यहाँ पर आप सुई की बात हो रही है, इसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा। एक सुई जो है, एक निडल जो है वो पानी में डूब जाएगी लेकिन एक जहाज नहीं डूबेगा। ठीक है, पानी में एक सुई डूब जाती है, एक जहाज नहीं डूबेगा, तो वही डेंसिटी वाला ही कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन किस तरीके से आएगा वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे रिलेटिव डेंसिटी की या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी की। स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर यहाँ पर बात करी जाए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेटिव डेंसिटी बोला जाएगा। क्या बोला जाता है, आपेक्षिक घनत्व बोला जाएगा। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल आपके सामने, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दिया जा सकता है और रिलेटिव डेंसिटी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज क्लियर कीजिएगा, आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, अब यहां पर बात देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस मतलब जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो भी वस्तु है, उसकी डेंसिटी डिवाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द वाटर, पानी की डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। पानी की जो रिलेटिव डेंसिटी है दैट इज इक्वल्स टू 1, वो एक रहेगी। ठीक है, अब जिन सब्सटेंस की, जिन वस्तुओं की डेंसिटी एक से क्या है, कम है, एक से कम है, वो क्या करेंगी, वो फ्लोट करेंगी पानी के ऊपर। पानी की रिलेटिव डेंसिटी एक हुई ना, 1 हुई। अब एक से जिसकी कम रिलेटिव डेंसिटी होगी, आपेक्षिक घनत्व जिसका एक से कम होगा, वो तो पानी के ऊपर तैरेंगी, क्योंकि पानी से कम हो गई डेंसिटी तो तैरेगी। लेकिन अगर एक से ज्यादा हुई, लेकिन अगर क्या हुई, एक से क्या हुई, ज्यादा हुई, तो क्या करेंगी, डूब जाएंगी।
ठीक है, तो ये देखिए नीडल जो है वो पानी के अंदर डूबती इसलिए है क्योंकि उसकी जो रिलेटिव डेंसिटी है वो ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा होगी इसलिए डूब जाएगी। लेकिन जो हमारे शिप हैं, ठीक है, दैट इज मेड ऑफ द आयरन, जो आयरन से बने होते हैं हमारे शिप हैं, उनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उनकी जो रिलेटिव डेंसिटी है, उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, आपेक्षिक उनका जो घनत्व है वो क्या हो, एक से कम रहे। इस वजह से वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, तैरते हैं पानी के ऊपर। ठीक है, सो यहां से देखिए ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ निडल इज ग्रेटर देन द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयरन निडल फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू। अब एक आयरन निडल है वो क्या करती है, आयरन निडल, ठीक है, अब यहाँ पे हम आयरन निडल की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट दी आयरन निडल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू, पानी के सरफेस पर फ्लोट कर रही है, किस वजह से कर रही है। ठीक है, तो ये चीज देख लीजिए आप। अब इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिए, काफी क्लोज कॉन्सेप्ट है, काफी क्लोज रिलेशन है इन कॉन्सेप्ट्स में, तो ध्यान से जो है इस चीज को समझिएगा। अब यहाँ पे आयरन निडल की बात हो रही है कि वो पानी के सरफेस पर तैरती है, इसका क्या रीजन है। ठीक है, तो देखिए पानी का ये सरफेस है, अगर कोई भी वस्तु पानी के अंदर जाएगी, ठीक है, सपोज कोई भी वस्तु पानी के अंदर गई, ये है, ये जो है हमेशा नीचे की तरफ अपना वेट लगेगी। देखिए वेट जो है वो भी क्या है, एक तरीके की फोर्स है। ठीक है, तो वेट की जो फोर्स लगेगी, बल जो लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा क्योंकि ग्रेविटी उसको खींचती है, गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींचता है। लेकिन पानी की एक टेंडेंसी है, पानी जो है अपवर्ड फोर्स लगाता है, पानी जो फोर्स लगाएगा वो ऊपर की तरफ लगाएगा। ठीक है, दैट इज नोन एज दी अपथ्रस्ट, उसे क्या बोला जाएगा, अपथ्रस्ट बोला जाएगा। ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर, पानी की जो सरफेस टेंशन है। अब देखिए सरफेस टेंशन हमने बात करी थी कि सरफेस टेंशन क्या है, अ काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, एक तरीके का आकर्षित बल है। अब किसी चीज के बीच में जो है आकर्षण है, अट्रैक्शन है, कोई भी चीज अगर आप डालेंगे तो वो क्या करेगा, उसको अपोज करेगा ना, उसको क्या करेगा, अपने बीच में से निकालना चाहेगा। ठीक है, सो दैट इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन। पानी के सरफेस टेंशन की वजह से, पृष्ठीय तनाव की वजह से पानी ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, वस्तु का जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, पानी जो है ऊपर की तरफ लगाएगा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि एक निडल जो है वो पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रही है, तैर रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द पृष्ठीय तनाव के कारण। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, while lifting a bucket of water from wall, जब आप एक कुएं से एक बाल्टी को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो हमें क्या महसूस होता है। पहला ऑप्शन है become heavier above the surface of water, पानी की सतह जो है के ऊपर बाल्टी भारी हो जाएगी, जैसे ही पानी का सरफेस जो है उसके ऊपर बाल्टी आएगी वो भारी हो जाएगी। दूसरा देखिए becomes lighter above the surface of the water, सरफेस से जैसे ही क्या आएगी, ऊपर आएगी, लाइट हो जाएगी, वेट कम हो जाएगा, लाइट वेट हो जाएगी। तीसरा देखिए लूजेस स्टेबिलिटी ऑन कमिंग आउट ऑफ द वाटर, जैसे ही पानी के बाहर आएगी अपनी स्टेबिलिटी क्या कर देगी, लूज कर देगी। डी ऑप्शन देखिए, हैज गेन मास ऑन कमिंग आउट ऑफ वाटर, पानी से जैसे ही बाहर आएगी तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी। ये चीज तो हम सबने एक्सपीरियंस की है कि मे बी एक्सपीरियंस की होगी कि जैसे ही आप एक कुएं से बाल्टी को ऊपर लेके आएंगे, बकेट को ऊपर लेके आएंगे, तो सडनली आपको उसका जो वेट है वो हैवी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सडनली क्या लगेगा, हैवी लगेगा, एंड दैट इज ड्यू टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज के सिद्धांत की वजह से हमें ऐसा लगता है। अब ये क्या कहता है कि कोई भी वस्तु जब पानी के अंदर है तब वो क्या है, उसके अंदर कोई एयर उपस्थित नहीं है पानी के अंदर, तो हमें क्या लगेगा कि बहुत हल्की है। अब जैसे ही वो हवा में आएगी, जैसे ही एटमॉस्फेयर में आएगी, तो वो क्या है, उसका सडनली हमें उसका एक्चुअल वेट विद वाटर, उसमें पानी भरा हुआ ना, तो वो वेट हमें महसूस होना शुरू होगा। ठीक है, तो बिकम्स हैवियर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर, जैसे ही पानी की सतह से ऊपर होगी, ऊपर आएगी, वैसे ही क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, 200 ग्राम ऑफ वाटर इज फिल्ड इन अ वेटलेस बलून, एक बलून है जिसका कोई वेट नहीं है, उसमें आपने 200 ग्राम पानी को डाला है, 200 ग्राम वाटर डाला है, इट्स वेट इन वाटर इज, पानी के अंदर उसका भार कितना होगा। ठीक है, पानी के अंदर उसका भार कितना होगा, तो देखिए हम सबको पता है कि वेट नीचे की तरफ लगेगा mg, दैट इज 200 ग्राम। ठीक है, अब
पानी जो है आप थ्रस्ट लगाएगा, आप थ्रस्ट लगाएगा, वो भी कितना होगा, वो भी 200 होगा, वो भी 200 होगा। तो यहां से जब आप वेट में से अपथ्रस्ट माइनस करेंगे, देखिए क्या होता है, क्या जनरल कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, देखिए दो तरीके की फोर्स लगती है, इस चीज को कॉन्सेप्ट को समझिए। दो तरीके की फोर्स लगेंगी, सपोज ये पानी है, ठीक है, इसमें मैंने कोई भी वस्तु जो है डाली है, वस्तु डाली है, दो चीजें लग रही हैं, एक तो वस्तु का वेट जो नीचे की तरफ लगेगा, वस्तु का वेट लगेगा, वेट लगता है mg, जो नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। एक लगेगा अपथ्रस्ट, मतलब पानी जो बल लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है पानी भी एक फोर्स लगाएगा वस्तु को ऊपर लेके जाने की, ऊपर ले जाएगा, ठीक है, तो अपथ्रस्ट लगाएगा। अब अगर वस्तु का वेट ज्यादा है और अपथ्रस्ट कम है तो वस्तु नीचे बैठ जाएगी ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि पानी फोर्स नहीं लगा पा रहा है और वस्तु का वेट ज्यादा है तो वो नीचे की तरफ बैठेगी, ठीक है। लेकिन अगर पानी का वेट, पानी की जो अपथ्रस्ट है वो ज्यादा है और वेट कम है तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, वो सरफेस पर फ्लोट करेगी, सतह पर चली जाएगी ना, अपथ्रस्ट ज्यादा लगी, सतह पर ही रखेगा उसको, वस्तु को। लेकिन अगर दोनों बराबर हैं तो वस्तु बीच में रहेगी, वस्तु क्या रहेगी, बीच में तैरती रहेगी जब दोनों बराबर रहेगा, अपथ्रस्ट भी बराबर रहेगा, जो पानी फोर्स लगा रहा है वो भी बराबर रहेगी, वस्तु का वेट mg जो नीचे की तरफ लग रहा है वो भी बराबर रहेगा, तो वस्तु बीच में रहेगी पानी के, ठीक है। तो ये तीन केस इसमें बेसिकली होंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, जल में इसका भार हमें निकालना है कि कितना होगा, तो 200 ग्राम पानी जब आपने डाला है तो 200 ही जो है अपथ्रस्ट लगेगा, ठीक है, 200 माइनस 200 दैट इज 0, वस्तु बलून क्या है, बीच में रहेगा, सो दैट इज वेटलेस, 0 वेटलेस रहेगा, जो बलून रहेगा वो क्या रहेगा, वेटलेस, उसका कोई भार होगा ही नहीं, ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेपरेशन ऑफ अ क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय चर्निंग इज ड्यू टू, ये तो आई एम श्योर आप सबको पता ही होगा कि क्रीम जो है वो हमें निकालनी है दूध से, तो वो किस मेथड से निकाली जाएगी। पहला है कौन सा ऐसा बल है, कौन सा फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होगा, पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है कोहेसिव फोर्स ससंजक बल, तीसरा देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है अपकेंद्रीय बल, और चौथा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही बात है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल, क्योंकि आप बाहर से एक फोर्स अप्लाई करेंगे, बाहर से क्या है एक्सिस जो है क्या करेंगे, मशीन की जो एक्सिस रहेंगी वो स्पिन करती हैं चारों तरफ, जो मटेरियल है, जो पार्टिकल जो रहेंगे दूध के वो इकट्ठे होंगे, कोएगुलेट होंगे, और क्रीम जो है वो क्या होगी, सरफेस पर आ जाएगी और आप उसको क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, है ना। सो दैट इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल की वजह से वो होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, क्लाउड फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लो, बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं, ठीक है, किस वजह से तैरते हैं, देखिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, टेम्परेचर तापमान की वजह से तैरेंगे, वेलोसिटी की वजह से तैरेंगे, प्रेशर की वजह से तैरेंगे, या फिर घनत्व की वजह से तैरेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, घनत्व की वजह से तैरेंगे, क्योंकि क्या है, लो डेंसिटी, लो डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगी, लो होगी, कम होगी, तभी क्या करते हैं, फ्लोट करेंगे, तभी क्या करेंगे, तैरेंगे। सो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली, कौन सा जो एलिमेंट है जिसको हमने आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया है, भारत का पहला, या सॉरी कौन सा ऐसा तत्व है, नॉट ऑफ इंडिया, सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया है, ठीक है। सबसे पहले देखिए नेपच्यूनियम है पहला ऑप्शन, दूसरा है प्लूटोनियम, तीसरा है फ्रेंसिसियम, और चौथा हमारे पास है टेक्नीशियम, राइट। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टेक्नीशियम। टेक्नीशियम जो है सबसे पहला आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड क्या है, एलिमेंट है, ठीक है, जो हमने क्या है कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टेक्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगेन अ कॉन्सेप्ट, दोबारा से एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझिएगा, while floating in a sea which part of a iceberg is above the surface of the earth, जब एक आइसबर्ग की यहाँ पर बात हो रही है, जब किसी समुद्र में एक आइसबर्ग है, ठीक है, तो उसका कितना हिस्सा समुद्र से ऊपर होगा और कितना हिस्सा समुद्र के नीचे होगा। देखिए आइस की बात कर रहे हैं और वाटर की बात करेंगे, क्योंकि वाटर से ही जो है आइस क्या होगी, फॉर्म्ड होगी। अब ये जो आइस फॉर्म हुई है पानी से, प्योर वाटर, ठीक है, दिस इज प्योर वाटर की मैं बात कर रही हूँ, तो जब ये होगी, ठीक है, आइस फॉर्म होगी, तो ये आइस जो फॉर्म हुई है ये इस तरीके से फॉर्म होगी कि इसकी जो डेंसिटी होगी, ठीक है, आइस की जो डेंसिटी होगी
1/9 ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की डेंसिटी का 1/9 हिस्सा होगी आइस की डेंसिटी। समझ रहे हैं आप इस बात को कि आइस की जो डेंसिटी होगी दैट इज 1/9 ऑफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर। सीधा सा मतलब इस बात का क्या हुआ कि 90% ऑफ द आइस, आइस का जो 90% है वो क्या होगा, बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। मतलब पानी की सतह के नीचे होगा 90% हिस्सा, और 10% हिस्सा 10% ऑफ द आइस, आइस का 10% हिस्सा क्या होगा, अबो द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, पानी के सरफेस से ऊपर होगा 10% हिस्सा और 90% हिस्सा बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ होगा। ठीक है, तो आंसर कितना रहेगा, 1/9। ए इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आइस क्यूब इज फ्लोटिंग इन अ ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का गिलास है, ठीक है, सपोज इतना पानी का गिलास है, उसके ऊपर हमने जो है आइस के क्यूब डाले हुए हैं। What happened to the water level when ice melt? क्या होगा अगर ये आइस मेल्ट हो जाए, अगर इस आइस को आप मेल्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, ग्लास के अंदर पानी का लेवल बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, उतना ही रहेगा, या फिर घटेगा एंड देन फॉल, पहले बढ़ जाएगा, सॉरी फर्स्ट राइजेस एंड देन फॉल, पहले बढ़ेगा और फिर कम होगा। ये सिद्धांत भी जो है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा। क्या कहता है ये कि कोई भी वस्तु जब पानी में एंट्री करती है तो वो अपने भार के बराबर पानी को डिस्प्लेस करती है। ठीक है, अपने भार के बराबर क्या करती है, पानी को डिस्प्लेस करती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी बॉडी है फ्लोट कर रही है, तैर रही है पानी के सरफेस पर, तो उसका जितना भार होगा वो उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगी, उतना ही पानी बाहर निकालेगी। ठीक है, तो अब देखिए आइस क्यूब के बराबर पानी बाहर निकल गया ना, पहले जितना लेवल था आइस क्यूब डाला तो जितना आइस क्यूब का भार है उतना ही पानी बाहर निकल गया। आइस क्यूब मेल्ट हो जाएगी तो उतना ही भार वापस आ जाएगा ना, आइस क्यूब अगर मेल्ट होगी तो उतना ही पानी जो है क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या रहेगा, रिमेन दी सेम, उतना ही होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कि अगर एक आइस क्यूब किसी ग्लास में तैर रही है तो अगर वो मेल्ट कर जाएगी तो पानी का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, पानी का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी सेम रहेगा, राइट। क्या रहेगा, रिमेन दी सेम, इंक्रीज नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, अ बॉडी फ्लोट एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर। ठीक है, बॉडी फ्लोट एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर, मतलब देखिए सीधी सी बात है, 4 डिग्री सेल्सियस की बात हो गई है तो मतलब डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, किसकी, पानी की, तभी एक वस्तु तैर रही है ना, पानी की डेंसिटी ज्यादा है तभी एक वस्तु तैर रही है, फ्लोट कर रही है। टेम्परेचर रीचेज 100 डिग्री सेल्सियस देन, ठीक है, इफ टेम्परेचर रीचेज 100 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री पहुंचा दिया जाए तो क्या होगा, 4 डिग्री पे डेंसिटी मैक्सिमम है किसकी, पानी की, तभी वस्तु तैर रही है, क्योंकि वस्तु की जो डेंसिटी हो जाएगी कम हो जाएगी। लेकिन अगर 100 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी क्या हो गई, पानी की कम हो गई, सबसे ज्यादा कम हो गई, तो बॉडी क्या करेगी, डूब जाएगी ना, क्योंकि बॉडी की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, पानी की कम हुई है तो बॉडी की ऑलरेडी ज्यादा, ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी, तो क्या करेगी, बॉडी विल सिंक, जो बॉडी है वो क्या होगी, डूब जाएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाई इट इज इजियर टू स्विम इन अ सी देन इन अ रिवर। रिवर में स्विम करना और सी में स्विम करना क्या अंतर है, मतलब सी में अगर हम स्विम करते हैं, समुद्र में तैरते हैं तो बहुत आसान होगा एज कंपेयर टू रिवर, ऐसा क्यों, देखिए सी की बात है एंड रिवर की बात है। सी का जो पानी है वो क्या है, सॉल्टी, सॉल्टी है, ठीक है, सी का जो पानी है वो सॉल्टी है। रिवर का जो पानी है वो प्योर है, रिवर का जो पानी है वो क्या है, प्योर है। अब सॉल्टी है तो इसका मतलब डेंसिटी जो है सी वाटर की, समुद्र की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, और रिवर प्योर वाटर की जो डेंसिटी रहेगी कम रहेगी।
ठीक है, डेंसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। अब यहाँ पर देखिए डेंसिटी ज्यादा हुई सी वाटर की, मतलब वो डेंसिटी ज्यादा हुई तो वो अपलिफ्ट ज्यादा करेगा ना, तो राइज जो है वो बढ़ जाएगा, जो लेवल जो है वो राइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सी वाटर में तैरना आसान है, क्योंकि वो आपको बिल्कुल सरफेस पर रखता है। सी वाटर जो है, समुद्र का जो पानी है वो आपको सरफेस पर रखेगा, तो इसलिए तैरना आसान है। लेकिन अगर प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर की डेंसिटी एज कंपेयर कम होगी, तो इसलिए वहां पे तैरना थोड़ा सा मुश्किल है एज कंपेयर टू सी। तो क्या आंसर रहेगा, द सी वाटर इज सॉल्टी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट सी वाटर इज सॉल्टी। जो हमारा सी वाटर है वो सॉल्टी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन अ शिप एंटर अ सी फ्रॉम अ रिवर व्हाट हैपेंड। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है। अब एक शिप है, कहां से एंटर कर रहा है, एक नदी से जहां सागर में एंटर कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, पहले नदी में था, प्योर वाटर था, डेंसिटी कम थी, थोड़ा सा नीचे होगा। लेकिन जैसे ही सी समुद्र में एंट्री हुई, डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो लेवल क्या हो जाएगा उसका, सडनली थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा हो गई ना। और जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ही क्या करेगा, लेवल इंक्रीज कर देगा, सरफेस पर जो है ले आएगा। तो सीधा सा आंसर है, इट राइजेज अ लिटिल। जैसे ही नदी से समुद्र में आएगी उतना ही क्या, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, इट राइजेज लिटिल, वह कुछ ऊपर उठता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको जो है क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, इस बैच को, जो अभी हमारा बैच चल रहा है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं, खरीद सकते हैं इसको। आप वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर कर लीजिए, www.edologist.com, खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। 499 में इस बैच को खरीद सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली रहेगा आपके लिए ये बैच, बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, वैल्यू एडिशन है आपके तैयारी के लिए। मुझे नहीं लगता कि ये एमसीक्यूज करने के बाद आपको साइंस को या फिर ठीक है, दो सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी एंड साइंस, ज्योग्राफी एंड साइंस, दोनों के कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहे हैं विद एमसीक्यूज। ठीक है, पॉसिबल एमसीक्यूज विद द कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं, तो आप अवेल कर सकते हैं 499 में। अभी खरीदते हैं तो 499 है, वैसे 1000 है इसका प्राइस। अगर आप अभी खरीदते हैं तो 499 होगा। डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से, एडियोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट की, और 499 में खुद खरीद सकते हैं, खुद को रजिस्टर करके। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 क्वेश्चन है, एजर्शन ए क्या है, व्हेन अ शिप एंटर अ सी फ्रॉम अ रिवर इट राइजेज अ लिटिल। बिल्कुल सही बात है, बात कर चुके हैं कि जैसे ही एक शिप जो है एंटर अ सी फ्रॉम अ रिवर, एक नदी से समुद्र में एंट्री करता है, तो थोड़ा सा उसका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरा रीजन देखिए इसका क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रिवर वाटर, कि सी वाटर की जो डेंसिटी है वो रिवर वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है। तो ये रीजन भी हमारा सही है, और रीजन आर भी सही है, और रीजन आर ए के लिए भी सही है। ए का भी जो रीजन है बेसिकली वो आर ही है। ठीक है, तो यहां से आंसर क्या रहेगा, ए इज ट्रू एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम्स में मिलते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में हमें जो है स्टेटमेंट की फॉर्म में दिए होते हैं। तो कॉन्सेप्ट उनके लिए काफी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो है बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टैटिक साइंस इज एसोसिएटेड विद दी। जो स्थित विज्ञान है, स्टैटिक साइंस है, वो किसके साथ जो है संबंधित है। तो देखिए नाम से ही क्लियर है, स्टैटिक। स्टैटिक पोजीशन क्या होगी, या स्टैटिक पोर्शन क्या होता है, जो चीज रेस्ट पे हो। ठीक है, जो चीज क्या हो, विश्राम की स्थिति में हो, दैट इज नोन एज द स्टैटिक। सो द सिचुएशन ऑफ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं पहला है डायनेमिक सिचुएशन, गतिमान स्थिति से संबंधित है। सिचुएशन ऑफ रेस्ट, विश्राम की स्थिति से संबंधित है। मेंटल सिचुएशन, मानसिक स्थिति से संबंधित है। या डाटा एनालाइजिंग, आंकड़ों का अध्ययन करने से संबंधित है। तो ऑब्वियस ही बात है, इजी है क्वेश्चन बिल्कुल। सिचुएशन ऑफ रेस्ट, विश्राम की स्थिति से संबंधित है क्या, स्टैटिक साइंस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट, लाइट के क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए एज योर टॉपिक इंडिकेट, आप देख सकते हैं लाइट के क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट होंगे। प्रकाश के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइट। ठीक है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट का पहला क्वेश्चन दिख रहा है, जो 18वां क्वेश्चन है हमारे आज के वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज द हाईएस्ट एनर्जी पर क्वांटम। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाईएस्ट एनर्जी की यहां पर बात हो रही है, हाईएस्ट एनर्जी। आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है इस चीज के लिए। सबसे पहली चीज वेवलेंथ, लाइट की हम यहां पर बात कर रहे हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी।
ठीक है, ये 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है, यही 3 चीजें पूछेगा। वेवलेंथ ज्यादा है तो बताइए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो बताइए एनर्जी कितनी होगी, है ना। तो इसके बीच में रिलेशन देखिएगा, अगर हमारी वेवलेंथ ज्यादा है, अगर हमारी वेवलेंथ ज्यादा है, तरंग धैर्य, वेवलेंथ को हिंदी में बोलते हैं तरंग धैर्य, अगर हमारी तरंग धैर्य ज्यादा है तो आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है आवृत्ति, तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कम रहेगी, और एनर्जी भी क्या रहेगी, कम रहेगी। मतलब फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डायरेक्ट रिलेशन में है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम एनर्जी कम, लेकिन वेवलेंथ के साथ वो दोनों इनवर्स रिलेशन में है, समझ रहे हैं। अगर वेवलेंथ ज्यादा रहेगी तो ये दोनों चीजें फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों कम रहेंगी। अब वेवलेंथ अगर कम रहेगी तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा रहेगी और एनर्जी भी ज्यादा रहेगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में हमें वेवलेंथ गिवन है, क्योंकि नैनोमीटर में बात हो रही है, तो नैनोमीटर वेवलेंथ यहाँ पर गिवन है हमें 320 से 400 नैनोमीटर, दूसरा है 200 से 280 नैनोमीटर, तीसरा है 280 से 320 नैनोमीटर, लास्ट ऑप्शन है 400 से 600 नैनोमीटर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनर्जी की और हमारे पास गिवन है वेवलेंथ, एनर्जी की बात हो रही है और वेवलेंथ हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे देखा है हमने कि वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों कम होगी। अब ऑप्शन से बिल्कुल क्लियर है कि 200 से 280 नैनोमीटर, ये जो रेंज है वो सबसे कम वेवलेंथ की है, सबसे कम वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट एनर्जी पर क्वांटम, प्रति क्वांटम सबसे ज्यादा एनर्जी रहेगी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 200 से 280 नैनोमीटर, 200 से 280 नैनोमीटर, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, वेवलेंथ ज्यादा है तो दैट मींस फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों कम रहेंगी, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विजिबल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन इज, सौर जो हमारी विकिरण है, बात हो रही है कि किस परास में दिखता है, विजिबल रेंज की अब हमें बतानी है, वेवलेंथ कितनी होगी विजिबल की। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जब हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करते हैं तो काफी सारी रेडिएशन है उसके अंदर, ठीक है, रेडियो वेव से लेकर हमारी माइक्रोवेव्स, विजिबल रेंज, इंफ्रारेड, यूवी रेडिएशन, ठीक है, ये सब रहेगा। लेकिन जब हम पृथ्वी पर बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कितनी पृथ्वी पर कौन कौन सी जो है रेडिएशन विकिरणें पहुंचती हैं, तो 3 तरीके की जो विकिरणें हैं वो पृथ्वी पर पहुंचती हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, विजिबल, इंफ्रारेड विजिबल और अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। यहां पे देख लीजिएगा वेवलेंथ जो मोस्टली पूछी जाती है, वैल्यू वेवलेंथ की पूछी जाएगी, ठीक है, वेवलेंथ की पूछी जाएगी। अगर आपसे रिलेशन पूछ ले वेवलेंथ ज्यादा है तो बताइए उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, कम होगी, कैसी रहेगी, तो वो आप रिलेशन में देख सकते हैं, जो हमने अभी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। इंफ्रारेड की वेवलेंथ की बात करूं सो दैट इज मोर देन 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर से ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा हो गई ना, 700 नैनोमीटर से ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। विजिबल की बात करें तो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में रहेगी, विजिबल की जो रेंज रहेगी वो 400 से 700 नैनोमीटर रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करें अल्ट्रावायलेट की तो 400 से 400 नैनोमीटर से कम रहेगी, ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये 3 काफी इंपॉर्टेंट है, इंफ्रारेड 700 नैनोमीटर से ज्यादा, विजिबल 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में और अल्ट्रावायलेट 400 नैनोमीटर से कम। तो मतलब ये जो अल्ट्रावायलेट है इसकी जो एनर्जी है वो क्या है, इन तीनों में सबसे ज्यादा है, इन तीनों में क्या है, सबसे ज्यादा रहेगी एनर्जी किसकी, अल्ट्रावायलेट की, ठीक है। तो यहां से देखिए विजिबल की रेंज पूछी थी तो 400 से 700 नैनोमीटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 400 से 700 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वेवलेंथ एक्सटेंशन ऑफ द विजिबल लाइट, विजिबल लाइट की वेवलेंथ एक्सटेंशन पूछी गई है तो आंसर रहेगा हमारा डी ऑप्शन, 390 से लेकर 780 नैनोमीटर, अप्रोक्सीमेट वही 400 से लेकर 700 नैनोमीटर जो है हमारा रहेगा, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट इसी रेंज के बीच का है, सो ऑप्शन डी इज दी अप्रोक्स आंसर, अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर रहेगा 390 से 780, इसी रेंज के बीच का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट, ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू विजिबल लाइट ऑफ द वेवलेंथ। अब देखिए विजिबल लाइट है
तो किस वेवलेंथ की विजिबल लाइट है जिससे ह्यूमन आई जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है? तो देखिए येलो ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 5500 एंगस्ट्रॉम। तो इतने एंगस्ट्रॉम की जो हमारी, इतने एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की जो हमारी लाइट रहेगी, विजिबल लाइट रहेगी, जिसमें मनुष्य देख सकता है, विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश, एज इट्स नेम इंडिकेट। तो येलो ग्रीन लाइट रहेगी 5500 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की, जिस जो सेंसिटिव रहेगी, मतलब मोस्ट सेंसिटिव है, सबसे ज्यादा क्या रहेगी, सुग्राही रहेगी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइट की जो नेचर है, लाइट की जो प्रकृति है वो किस तरीके की है। पहला ऑप्शन देखिए, लाइक अ वेव, एक तरंग के समान है। दूसरा ऑप्शन है लाइक पार्टिकल, एक कण के समान है। तीसरा ऑप्शन जो है हमारे पास, बोथ द वेव एंड द पार्टिकल, एक तरंग की तरह भी है, तरंग का मतलब है तरंग की तरह भी है, और एक पार्टिकल की तरह भी है, कण के समान भी है। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है नाइदर अ वेव नॉर अ पार्टिकल, ना तो एक वेव है ना ही एक पार्टिकल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइट हैव अ ड्यूल कैरेक्टर, ड्यूल कैरेक्टर। ठीक है, लाइट का ड्यूल कैरेक्टर है, मतलब दो कैरेक्टर है, दो नेचर है, वेव भी है और पार्टिकल भी है। वेव का मतलब है कि इस तरीके से है, और पार्टिकल का मतलब क्या है कि वो इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस है, इस तरीके से पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वेव करेक्टर भी है, जब हम जब इसको देखते हैं तो वेव करेक्टर भी होगा, लेकिन अगर हम इसको अच्छे से स्टडी करें तो ये पार्टिकल करेक्टर भी होगा। ठीक है, पार्टिकल भी होगा, तरंग एवं कण दोनों के समान दिखेगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बोथ ऑफ द वेव एंड द पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लाइट अपीयर्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज, प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। ऑब्वियस सी बात है, लाइट हमें हमेशा स्ट्रेट लाइन में दिखती है, सीधी रेखा में दिखती है, ऐसा क्यों? पहला है इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है इसीलिए। दूसरा देखिए द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज वेरी लार्ज, प्रकाश का जो वेग है वो बहुत ज्यादा है। तीसरा देखिए द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल, लाइट का जो वेवलेंथ जो रहेगी वो बहुत ज्यादा स्मॉल रहेगी। ठीक है, तरंग दैर्घ्य जो है वो बहुत ज्यादा छोटा होगा। लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द सराउंडिंग्स, प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित हो जाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेवलेंथ जो है लाइट की वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, छोटी वेवलेंथ है, इसीलिए हमें जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलती हुई प्रतीत होती है, एक सीधी रेखा में चलती हुई प्रतीत होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू रहेगी? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, पहला है लाइट हैज अ ग्रेटर वेलोसिटी, प्रकाश का वेग बहुत ज्यादा अधिक है। दूसरा ऑप्शन है साउंड हैज द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा अधिक होता है। तीसरे ऑप्शन की बात करें, कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो हमारे आकाशीय पिंड हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है वो ज्यादा होगी, उनका वेग ज्यादा होगा। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, रॉकेट हैज द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी, रॉकेट का वेग ज्यादा होगा। तो हमें यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट को जो है चूज करना है। देखिए लाइट की अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो लाइट की वेलोसिटी क्या है, सबसे ज्यादा है, हैव ग्रेटर वेलोसिटी, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वहीं अगर साउंड की वेलोसिटी की बात करी जाए तो साउंड की वेलोसिटी वैक्यूम के अंदर 0 रहेगी। याद रखिएगा, साउंड की वेलोसिटी वैक्यूम निर्वात के अंदर 0 रहेगी, क्योंकि साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रेवल, ध्वनि को हमेशा किसी ना किसी माध्यम की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, ध्वनि को माध्यम की जरूरत है। सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है। याद रखिएगा, साउंड की जो स्पीड रहेगी वो सॉलिड में मैक्सिमम रहेगी, द स्पीड ऑफ द साउंड इन सॉलिड इज मैक्सिमम। याद रखिएगा, साउंड की स्पीड सॉलिड में मैक्सिमम रहेगी, उसके बाद लिक्विड में रहेगी और सबसे कम गैसेज में रहेगी, और निर्वात के अंदर वैक्यूम के अंदर जो स्पीड रहेगी वो 0 रहेगी। ठीक है, तो लाइट की जो स्पीड रहेगी वो सबसे ज्यादा होती है, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द लाइट हैज अ ग्रेटर वेलोसिटी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, वही द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज नियरली, लाइट का जो शून्य अवकाश में वेग अनुमानित है वो कितना होगा? तो बात हम कर चुके हैं, लाइट कितनी होगी, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन
बी इज द राइट आंसर। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो 25 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। ठीक है, कल फिर अनदर 25 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे, और ध्यान से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए हमारे साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।